3 एडजस्टमेंट हम डन कर चुके हैं। अब हम फोर्थ 2 एडजस्टमेंट और है जो कि आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे, दोनों एडजस्टमेंट भी। तो कैश फ्लो के उसके बाद ना हमारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे आज के बाद। तो अगला एडजस्टमेंट देखते हैं हम, दैट इज डिविडेंड का। ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। डिविडेंड का करवाया था नहीं करवाया था मैंने? सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया था, क्यों ऐड होता है क्यों लेस होता है। ठीक है, बस लिख देता हूं डिविडेंड। डिविडेंड के केस में यहां पे हो सकता है आपको गिवन हो फाइनल डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड। अगर ये गिवन है आपको फाइनल डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड, तो ऐसे सिचुएशन में हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर डिविडेंड का ट्रीटमेंट करना है। और ये 2 जगह जाता है। एक हो जाता है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर, बताओ क्या करते हैं हम डिविडेंड को, नेट प्रॉफिट आफ्टर जो गिवन होता है उसमें क्या करते हैं बताओ? इसमें हम क्या करेंगे? ऐड। याद है आपको जो कि हमने एक वर्किंग नोट से नेट प्रॉफिट निकाला था, वहां ऐड हो जाता है। सेकंड क्या होता है आपका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसमें माइनस हो जाता है ये। और कौन से वाला डिविडेंड माइनस होगा? क्या लिखा है मैंने? प्रीवियस ईयर का। जैसे सपोज करो मैं आपके सामने अगर एग्जांपल लूं, 2 साल का डेटा आपको, या फिर कभी भी बैलेंस शीट के अंदर तो होगा नहीं, हालांकि ये जब भी प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड होता है वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता बैलेंस शीट के अंदर? क्योंकि AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले, तो जो AS4 है ना, इसका नाम है इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। ये मना करता है कि भाई डिविडेंड को बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है। कौन मना करता है? AS4। इसलिए कभी भी आपको डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा। हाँ, मान लो आपने 5-7 साल पुरानी किताब किसी के पास आ गई, या कोई बच्चा गूगल कर रहा है, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पुराने टाइम पे बैलेंस शीट के अंदर हुआ करता था। लेकिन फिर बाद में AS4 ने बोला कि अब आगे से नहीं डालना है। तो वो मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि आज के टाइम पे, इंटरनेट के टाइम पे आप भी ढूंढते ही हो। तो अगर बाय चांस बैलेंस शीट के अंदर मिल जाए तो वो पुराने टाइम पे था। अब बैलेंस शीट के अंदर दिखाना, अगर कोई दिखाता है तो बैलेंस शीट गलत ही माना जाता है। तो कहां होगा? वो बैलेंस शीट के नीचे दिया जाता है। और जो चीजें बैलेंस शीट के नीचे दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फुट नोट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फुट नोट। या फिर हम उसको एक और नाम से जानते हैं, कॉन्टेंजेंसी लाइबिलिटी। किस नाम से जानते हैं? कॉन्टेंजेंसी लाइबिलिटी। तो आपको बैलेंस शीट के नीचे गिवन होगा, जैसे कि गिवन होगा आपको फाइनल डिविडेंड 2025 and 6 4,000 and 2025 24 and 25 6,000 ऐसे देगा आपको। यानी बैलेंस शीट बना और उसके नीचे एक लाइन लिख दिया और 2 साल का आपको डिविडेंड दे दिया। कौन कौन सा दे दिया 2 साल का आपको? 25 26। अब आपको डिसाइड करना है कि भैया इसमें से यूज कौन सा होगा। यूज कौन सा होगा? हमेशा प्रीवियस ईयर वाला। तो 2 साल है तो इसमें प्रीवियस ईयर किसको मानोगे? इसको। तो यही अमाउंट हमारा एक तो ऐड हो जाता है नेट प्रॉफिट में, जो कि वर्किंग नोट वाला पार्ट है। और यही वाला जब मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी कराऊंगा तो ये एडजस्टमेंट थोड़ी कराऊंगा दोबारा मैं। तो अभी से ही मैं लेके चल रहा हूं कि यही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके क्या होता है हमारा माइनस। कौन से वाला? यही 6,000। तो सर इसका कुछ भी नहीं होगा? नहीं होगा इसका कुछ भी।
इसका अगले साल जब जाएंगे तब इसका ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि डिविडेंड का ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि एजीएम में मीटिंग होता है, तो मीटिंग के बाद पता चलता है, बैलेंस शीट के बनने के बाद पता चलता है कि भैया डिविडेंड पेड होना है, ठीक है ना। इसके बाद एक होता है हमारा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड क्या होता है सर? इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कि हम पेड कर देते हैं, तुरंत पेड करते हैं, मतलब इसको बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करके दिखाया जाता है। हालांकि आपके सिलेबस में अभी है नहीं ये चीजें, तो ये वाला पार्ट जो होता है ना इंटरिम वाला, ये बैलेंस शीट में आता है, ये माइनस हो जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में से कई बार, लेकिन आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ना ही दिखेगा। आपको हमेशा ये एडजस्टमेंट में ही देखने को मिलेगा, क्या? इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड जो होगा इसमें करंट और प्रीवियस ईयर का कोई पंगा नहीं है। ये आपका क्या होगा, एक तो हो जाएगा एड इन नेट प्रॉफिट, और कौन सा? आफ्टर टैक्स, और यही सेम अमाउंट लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब कुछ बच्चे अगर ऐसा सोच रहे हैं, बाकी स्कूल में तो देखो सबके हो गया, जब प्री बोर्ड का पेपर हो गया है तो सबका हो ही गया है लगभग। कुछ बच्चे सोचे सर फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या कोई हेडिंग है? नहीं, देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हेडिंग है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर हमारा कैश नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, ये हेडिंग है। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा माइनस प्लस करो, बात खत्म। ऐसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा माइनस प्लस करो, बात खत्म। तो मैंने अगर लिखा है लेस फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो कहीं जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनेगा तो वहां क्या करेंगे, सीधा सीधा माइनस कर देंगे। एक होता है हमारा डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड, अब डिविडेंड पेड में क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, यही वाला मैं लिख देता हूं एज इट इज। अगर डिविडेंड पेड हुआ तो उसका भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा, यहां भी प्रीवियस ईयर करंट ईयर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे शब्द पे जाना, वर्ड पे जाना। वर्ड क्या लिखा है? डिविडेंड पेड। और यहां पे जो इससे पहले वाला पॉइंट है, इसमें डिविडेंड पेड नहीं लिखा है। तो ये वाले जो प्रपोज डिविडेंड होगा या फाइनल डिविडेंड होगा, उसमें हमेशा 2 साल का मिलेगा, लेकिन इंटरिम डिविडेंड में 2 साल का नहीं मिलेगा, हमेशा मिलेगा, आपको दे दिया इंटरिम डिविडेंड लो। और डिविडेंड पेड में भी 2 साल का नहीं देंगे, सिर्फ बोलेंगे डिविडेंड। हाँ, अब यहां पे एक ट्विस्ट आता है, आपको ये भी 2 दे दिया और साथ के साथ एक लाइन और ऐड कर दिया, डिविडेंड पेड 2000। डिविडेंड पेड कितना किया? ऐसे सिचुएशन में सिर्फ 2000 की एंट्री होगी जो डिविडेंड पेड होगा। अगर आपको ऐसे डेटा गिवन है तो इसी को यूज करेंगे। अगर इस डेटा के साथ साथ, इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको क्या दे दे, डिविडेंड पेड दे दे, तब हमारे इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ किसका यूज करने वाले हैं, डिविडेंड पेड का यूज करेंगे। समझ में आ रही है यहां तक बात? अगर इसके साथ साथ आपको इंटरिम डिविडेंड दे दे, साथ साथ इंटरिम डिविडेंड, तब इसका भी होगा और इंटरिम डिविडेंड का भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला? जैसे कि मैं केस बना देता हूं यहां पे, देखो केस नंबर 1, मैंने कहा प्रपोज डिविडेंड ₹4000 for 2024 and 5000 for 2025, ऐसे दिया। एंड पेड ₹2000, ऐसे आपको सेंटेंस मिला। हालांकि ऐसा सेंटेंस बनेगा नहीं जनरली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन मान लो पेपर बहुत टफ बना दिया, क्योंकि आपका जो बोर्ड का पेपर होता है ना, वो स्कूल वाले बनाते ही नहीं, वो कॉलेज वाले जितने प्रोफेसर होते हैं वो सेट करते हैं पूरा पेपर। तो मान लो उन्होंने ये एडजस्टमेंट डाल दिया, तो अब इस सिचुएशन में इस 4000 का भी कोई काम नहीं है, इस 5000 का भी कोई काम
नहीं है, सिर्फ आपको 2000 रुपए लेना है और 2000 को एक बार ऐड कर देना है आपको नेट प्रॉफिट में और एक बार लेस कर देना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बात समझ में आई? अगर सिर्फ यही देता है तब तो भैया प्रीवियस ईयर को हमें लेके चलना होगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको दूसरा देखो केस नंबर 2, केस नंबर 2 मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इसको मैं कर रहा हूं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड 2000, ठीक है ना। अब ऐसे केस में क्या करोगे, तो इस 2000 को तो एक बार हम इंटरिम डिविडेंड के हिसाब से ऐड और लेस तो करेंगे ही, अब साथ के साथ इसके अंदर 2000, 4000 और 5000। अब हमें प्रीवियस ईयर को देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर कौन सा है। तो प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा, 4000 रुपए ना हमारा प्रीवियस ईयर। तो 4000 एक बार ऐड और एक बार लेस, यानी यहां पे 2 एंट्री होगी, 4000 भी ऐड लेस होगा और 2000 भी ऐड लेस होगा। लेकिन ऊपर वाले केस में क्या होगा, सिर्फ 2000 ही होगा ऐड लेस। इस वाले केस में तो प्रीवियस ईयर का डेटा है और सिर्फ इंटरिम डिविडेंड देंगे, तो ऐसे होगा। तो डिविडेंड का ये कॉन्सेप्ट बनता है। और ये मैं कौन से डिविडेंड की बात करता हूं, यहां प्रेफरेंस शेयर की डिविडेंड की बात नहीं हो रही, ये इक्विटी शेयर वाली डिविडेंड है। मैं लिख भी देता हूं, ये जो डिविडेंड की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल पे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कभी भी परपोज वगैरह नहीं होता, उसके आगे तो परसेंटेज होता है। इक्विटी शेयर में तो हम बोलते हैं भाई इस बार 2 दे दें, इस बार 5 रुपए दे दें, इस बार 3 रुपए दे दें, इतना कमाया इतना दे दें, ये बात चलेगी। प्रेफरेंस शेयर वाले के अंदर तो 10% है, तो अगर 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है तो 10 देना है। मैं उसमें थोड़ी बोलूंगा 8 दे दें, 12 दे दें, वहां तो ये चलेगा ही नहीं कॉन्सेप्ट। वहां तो बोलेगा भाई 10 देना है, तो वो फिक्स रहता है, वहां पे प्रपोज वाला कोई चक्कर नहीं होता। ये सिर्फ कौन से डिविडेंड की बात कर रहा हूं मैं, इक्विटी शेयर वाले। प्रेफरेंस शेयर वाले के अभी देखेंगे, उसका अलग से सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारा। क्लियर है यहां तक? ये किसका बात कर रहे हैं, डिविडेंड। एडजस्टमेंट नंबर हो गया हमारा ये 4। आइए अगला, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। अब बोरोइंग में क्या क्या आता है, लोन एंड डिबेंचर और बॉन्ड भी हो सकता है, ये चीजें हैं। अब इसमें when no information given, when no information is given, जब आपको कोई जानकारी नहीं गिवन है, तो सर अगर कोई जानकारी नहीं गिवन है तो क्या गिवन होगा। एग्जाम्पल देखो, मान लो ये बैलेंस शीट है, इसके 3-4 एग्जाम्पल करेंगे फिर आपको समझ में आएगा। बैलेंस शीट है 2025 और 2026, ये बैलेंस शीट बना रहा हूं, ठीक है। और यहां मैंने लिखा 12% डिबेंचर, और ये मैंने लिखा 1 लाख, और ये लिखा मैंने, मान लेते हैं 1 लाख, 1 लाख। और तो ये 12% का मतलब है इसके ऊपर ब्याज होगा 12%। कोई जानकारी नहीं है, आपको बैलेंस शीट मिला और बैलेंस शीट के अंदर 12% डिबेंचर देखने को मिला, और यहां भी 1 लाख है और यहां भी 1 लाख में। ऐसे सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, सर यहां पे इंटरेस्ट जो होगा वो होगा दैट इज 1 लाख इंटू में 12% इज इक्वल टू 12,000। अब इस इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट होगा, इस इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा, एक ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और एक माइनस हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। एफए लिख रहा हूं, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहां ऐड होगा सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा नेट प्रॉफिट में। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहां ऐड होगा सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो कोई ऐसा जगह ही नहीं है, सीधा माइनस हो जाएगा वो। ये किस में हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट में, ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट में। यहां तक बात समझ में आई। अब सर इंटरेस्ट कैसे निकाला आपने, क्वेश्चन एक मेरे माइंड में होता है सर, इस वाले पे निकाला कि इस वाले पे निकाला, दोनों जगह तो 1 लाख है। 25 वाले पे निकाला कि 26 वाले पे। भाई 25 में जो 1 लाख था वही 1 लाख तो 26 में, यानी बीच में कोई चेंजेस ही नहीं हुआ।
तो आप इस वाले 1 लाख पे निकालो चाहे इस वाले 1 लाख पे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला केस समझ में आया आपको। दूसरा केस क्या हो सकता है, केस नंबर 2, और इस पे क्वेश्चन जरूर बनेगा, बनेगा ही बनेगा आपका, और जितने केस करा रहा हूं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर कर दूंगा आपका। अब देखो, मान लिया जाए मैं यहां पे कर देता हूं, सपोज करो 80,000, मैंने यहां क्या कर दिया 80,000। अब कंफ्यूजन हो गया, सर पहले तो बोला आपने कि जिस मर्जी पे निकालो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, लेकिन अब तो फर्क पड़ जाएगा, 80 पे कुछ और आएगा और 1 लाख पे कुछ और आएगा। अब सबसे पहले तो ये समझो कि 1 लाख से 80,000 होने का रीजन क्या है। तो 1 लाख से 80,000 होने का रीजन यही है कि मैंने बैंक डिबेंचर वाले को पैसे लौटा दिए होंगे, तभी तो मेरा डिबेंचर घट गया। पहले 1 लाख रुपए का मेरे ऊपर डिबेंचर का कर्जा था, 80 तो 20,000 दे दिए होंगे भाई मैंने। अब मुद्दे की बात आती है कि ये मेरे पास साल है, अगर मैं बताऊं कि 1/4/2025 और 31/3/2026 यहां पे 1 लाख है और यहां पे 80,000 है, यही है हमारे पास। अब मैं कहूं कि भैया मैंने 20,000 बीच में पेमेंट करा है, तब तो मुझे अगर डेट पता चल जाए कि 20,000 कब पेमेंट किया है, तो जहां तक हमने 1 लाख इस्तेमाल किया है वहां तक तो मैं 1 लाख पे ब्याज दूंगा, और जहां तक मैंने 80,000 इस्तेमाल किया है वहां तक मैं 80,000 पे ब्याज दूंगा। लेकिन आपको तो कोई जानकारी नहीं पता, मैंने क्या कहा, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन गिवन, बस डेटा दे दिया। तो अब जब नो इन्फॉर्मेशन है तो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन में हम एक अजम्पशन लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि जो लोन पेड किया होगा ना वो हमने किया होगा लास्ट में। कब पेड किया होगा, अब बताओ, अगर लास्ट में पेड किया होगा तो आपका दिमाग क्या कहता है, मेरे पास शुरू में 1 लाख का कर्जा और यहां पे 80,000 है, तो हमने लोन कब पेड किया, हमने लास्ट में, यानी यहां पे 1 लाख रहा होगा और फिर मैंने -20,000 करके तभी मैंने आपको 80 बताया। यही बोल रहा हूं मैं, यही बोल रहा हूं मैं। तो ब्याज बताओ आपने डिबेंचर वालों का कितने रुपए पूरे साल यूज किया है, पूरे साल 80,000 यूज किया या 1 लाख यूज किया, पूरे साल तो 1 ही लाख यूज किया, लास्ट में पेमेंट दिया, तो किस पे ब्याज निकलना चाहिए, 1 लाख पे। तो ऐसे सिचुएशन में हम मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि कब पेमेंट किया हमने, लास्ट में अज्यूम करेंगे कि पेमेंट कब किया हमने, लास्ट में, ठीक है। और कैलकुलेट पता है किस पे करेंगे, इंटरेस्ट, ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट, कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस। किस पे करेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस। मैं याद रखने के लिए बता देता हूं, ओपनिंग बैलेंस तो पता ही है यहां पे 2025। तो ऐसे सिचुएशन में इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस। किस पे होगा, ओपनिंग बैलेंस पे होगा। और कितना कैलकुलेट होगा बताओ, ये रहा है आपके नीचे आंसर, यही होगा या बदलेगा आंसर बताओ, बदल जाएगा या यही रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि 1 लाख पे कैलकुलेट करोगे तो अगेन यही हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। दूसरा केस, एक और केस देखो, केस नंबर 3। मान लो अब मैंने इसको बदल दिया और अब इसको मैंने कर दिया 1,20,000। मैंने क्या कर दिया, 1,20,000। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ, 1,20,000 जब मैंने किया तो इंक्रीज। इसका मतलब मेरे पहले 1 लाख रुपए कर्जा था, अब 20,000 रुपए और बढ़ गया, तो मैंने और डिबेंचर इशू कर दिए होंगे, तभी तो बढ़ गया 20,000। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये 20,000 सर इशू कब किए। अगर मैं साल की बात करूं, साल ये है और स्टार्टिंग में 1 लाख है और यहां कह रहे हो कि 1,20,000 है, तो अगर मैंने स्टार्टिंग में ही 20,000 का इशू कर दिया है तो भैया पूरे साल ही 1,20,000 इस्तेमाल किया आपने। लेकिन अगर आपने एंड में इशू किया है, एंड में, तब आपने पूरे साल पता है कितना इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख इस्तेमाल किया। समझ में आई बात आपको। तो अब ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा,
ऑलवेज एक ही रूल हम फॉलो करेंगे कि जो हमने इसमें इशू किया है, इसका मतलब क्या है, इशू एट द एंड में किया है। कब किया है इशू हमने, जैसे यहां पे हमने एट द एंड में माना था, ऐसे यहां पे भी एट द एंड में मानेंगे। अब बताओ मेरे आंसर पे कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा। इंटरेस्ट फिर से किस पे कैलकुलेट होगा हमारा, 1,00,000 पे। तो आंसर देखो तीनों में सेम है। तीन से इससे ऊपर कोई सिचुएशन नहीं है। अभी और 2 सिचुएशन और करवाऊंगा मैं, 1-2। पहले ये वाला देख लो कि जब कई बार ऐसा डेटा होगा तब कैसे निकालोगे, जब ऐसा डेटा गिवन होगा तो कैसे निकालोगे, जब ऐसा डेटा गिवन होगा तो। और इन सभी केस में आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, क्वेश्चन चुपचाप है एकदम। इंटरेस्ट से रिलेटेड बोल ही नहीं रहा कहीं भी कि आपको इंटरेस्ट निकालना है, लोन इस दिन लिया, लोन इस दिन रीपे हुआ, ये सब कुछ नहीं बता रहा आपको। सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर डेटा दिया और बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। तो ये हिडन एडजस्टमेंट है एक तरीके से, ये बताएगा नहीं। जैसे कि डेप्रिसिएशन में बता देता था, टैक्स में बता देता था, इसमें नहीं बताएगा। इसमें आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया किस पे निकलेगा। समझ में आई बात आपको। दूसरा केस जो इसका हो सकता है ना, वैसे तो मैंने यहां ही लिख दिया, दूसरा केस हो सकता है जब इंफॉर्मेशन गिवन हो, व्हेन इज गिवन, जब क्या हो आपको इंफॉर्मेशन गिवन। इंफॉर्मेशन मतलब कब लोन लिया भाई, कब लोन दिया भाई, 2 ही चीज हो सकता है। तो क्या होगा इसके लिए, केस नंबर 1। सपोज करो मैंने फिर से लिखा 12%, अब लोन लिख देता हूं मैं, और 2025 और 2026, और ये है क्या हमारा बैलेंस शीट। और ये मैंने 1,00,000 किया और मैंने यहां पे कर दिया 80,000, ठीक है ना। और मैंने लिखा लोन रीपे ऑन 30/9/2025। यानी लोन क्योंकि घट गया तो पेमेंट ही किया होगा, घट गया तो क्या किया होगा हमने, क्योंकि 1,00,000 से आप बोल रहे हो सर कितना हो गया, 80,000 हो गया, तो 20,000 आपने दे दिए होंगे इसके मतलब। तो और मैं नीचे बता भी रहा हूं कि कब आपने 20,000 रुपए दिए, 20,000 कब दिए आपने, 30/9 को। तो इसका देखिए अगर मैं आपके सामने डेट बनाऊं, ये पूरा साल है, डेट क्या है 1/4/2025, और यहां पे डेट क्या होगा 31/3/2026। अब 30 सितंबर कहीं बीच में आ रहा है, तो यहां पे आपका कर्जा कितना था, 1,00,000 रुपए। ये 1,00,000 रुपए चलता गया चलता गया चलता गया, कर्जा 1,00,000 ही है, 1,00,000 है, 1,00,000 है। यहां पे आपने क्या करा, ले भाई अपने 20,000 ले ले। अब यहां से जो मेरा कर्जा चलना स्टार्ट हुआ, 1,00,000 चलना स्टार्ट नहीं हुआ, वो कितना चलना स्टार्ट हुआ, यहां से यहां तक 80,000 रुपए चलना स्टार्ट हुआ। तो यानी आप इसमें देखोगे कि मैंने जो लोन का पैसा है 6 महीने तो 1,00,000 रुपए इस्तेमाल किया, यही है ना। और 6 महीने मैंने, तो 6 महीने पे मैं लगाऊंगा 1,00,000 पे ब्याज, और 6 महीने पे लगाऊंगा मैं 80,000 पे। यही मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, तो इंटरेस्ट के केस में 1,00,000 रुपए पे सिंपल 12%, और 6 महीने का 6/12 यानी 6,000, और फिर 80,000 रुपए पे 12% इंटू में 6/12 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे ये 40, तो 10,800 रुपए ये हमारा इंटरेस्ट होगा। और इस 10,800 की एंट्री 2 जगह हो जाएगी। ये जो 10,800 देख रहे हो, इसकी एंट्री कितनी जगह हो जाएगी सर, कहां होगा 2 जगह, एक हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, और एक हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। तो यहां कोई इंफॉर्मेशन था क्या आपको गिवन, जी बिल्कुल, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन था, इसी को मैं इंफॉर्मेशन कह रहा हूं। बताइए समझ में आई कि नहीं आई बात आगे समझ में। एक एग्जाम्पल दूं, फिर आप दिमाग लगाना कैसे करेंगे। सेम एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं, केस नंबर 2 बना देते हैं।
चलो अब हम ऐसा करते हैं ना, इसको थोड़ा बदल देते हैं, यानी इसको कर देते हैं 1,20,000। अब लोन रीपे नहीं होगा, रीपे की जगह पे शब्द होगा लोन को लिया गया है, क्योंकि बढ़ गया ना, तो लोन टेकन ऑन 30/25 को। अब आप बताइए क्या होगा आंसर, इसका निकाल पाओगे इसका आंसर? सबसे पहले 1,00,000 आपने लिया, तो ये चलता गया 1,00,000 1,00,000, यहां पे इस वाले सिचुएशन में 20,000 रुपए जो है ना आपका, यहां पे वहां माइनस किया था, यहां पे क्या हो गया प्लस। तो जो अब मेरा जो कर्जा दिख रहा है ये 80,000, ये 80,000 की जगह पे कितना होगा 1,20,000, 1,00,000। तो अब 6 महीने तक तो मैं किस पे ब्याज लूंगा, और बाकी के जो 6 महीने वो किस पे लूंगा 1,20 पे। ये डेट आपको ध्यान रखना है, मैंने तो 6 महीने का सीधा सीधा, हो सकता है मैं बोलता दिसंबर में लिया है, लेकिन बच्चे परेशान कब होते हैं, कई बार वो क्वेश्चन में बोल देता है कि 15 सितंबर को लिया मैंने, तो 15 सितंबर आधा महीना है, उस केस में 6.5 महीने या 5.5 महीने ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। कई बोल देते हैं 13 तारीख को लिया है मैंने, तो 13 तारीख वाले में ऐसा क्वेश्चन वैसे आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, और 13 तारीख 12 तारीख देगा तो वहां पे 365 वाला कॉन्सेप्ट लेके चलोगे, पूरे दिन कैलकुलेट करना होगा। मैंने बोलो मान ले, तो मैंने बोला कि भाई 12 दिसंबर को मैंने लिया है, तो दिसंबर में 31 दिन होते हैं, 31 में से 12 यू माइनस करोगे, फिर जनवरी के 31, फरवरी के 28, 29, फिर 31, टोटल डेज जोड़ोगे, डिवाइडेड बाई 365 करना होगा उस केस में। समझे बात आप? वैसे ये आता ही नहीं, ना आज तक आया है ना ही आएगा आपका, तो बड़ा सिंपल सा होगा, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने का हो सकता है। तो यहां पे इंटरेस्ट कैसे निकालोगे सर? इंटरेस्ट होगा हमारा 1,00,000 के ऊपर 12%, और कितने महीने का 6/12 यानी 6,000, और 1,20,000 पे 12% और कितने महीने का 6/12, तो कितने हो जाएंगे हमारे ये, कितने 8,400, तो 14,400 रुपए। ये तो कैलकुलेशन हो गया। अब ये कितनी जगह पहुंच जाएगा, 2 जगह है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा प्लस, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा हमारा माइनस। समझ में आई बात आपको? तो इससे ऊपर तो इंटरेस्ट के ऊपर कोई सवाल बन ही नहीं सकता आपका, क्योंकि कोई पूछ ले, क्योंकि इससे ऊपर कोई केस नहीं होगा। तीसरा केस मैं बोल भी दूं 1,00,000 और 1,00,000 दोनों साइड कर दूं, तो बात तो वही है, या तो अमाउंट घटा के दे सकता है आपको, या अमाउंट बढ़ा के दे सकता है। अगर अमाउंट सेम ही रहा तो ये स्टेटमेंट लिखने की हिम्मत ही नहीं है उसकी। अगर मैं कहूं शुरू में भी 1,00,000 है और लास्ट में भी 1,00,000 है, बताओ क्या स्टेटमेंट लिखोगे? ना तो लोन दिया, ना तो लोन को रीपे किया है, तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं बनेगा। तो ये केसेस बनेंगे आपके 2 लोन के केस में। अगर हम बुक के अंदर के क्वेश्चंस को भी देखें एक बार, किससे था, 48 से था, 45 से था बुक में। अब मेरा काम रह गया क्वेश्चन कराना और बीच बीच में एडजस्टमेंट कराना, क्योंकि देखा जाए तो 40 किससे था हमारा, 42 से। अब देखो 42 देखते हैं, चेक करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बैंक से। इसका अगर नोट है ही नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ये देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 1 दे रहा है, और ये 90 और कितना है हमारा 50। नोट नंबर 1 देख लेते हैं क्या होगा। नोट नंबर 1 में लोन फ्रॉम और लोन फ्रॉम, इसके आगे कोई परसेंटेज तो झंझट ही खत्म हो गया। अब इंटरेस्ट निकालना ही नहीं है आपको, जब परसेंटेज देगा तभी निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें कोई परसेंटेज है नहीं तो कोई निकालना नहीं, नीचे अलग से परसेंटेज दे दे तो बात अलग है। 43 नंबर पे आ जाओ, डिविडेंड का भी देख लो। एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर 52,000 रुपीज पेड इंट्रीम डिविडेंड। तो भाई डिविडेंड पेड हो गया, इंट्रीम है, तो मैंने क्या बताया एक बार, ऐड ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर वाले को बनाने के लिए ऐड, और फाइनेंसिंग में माइनस। यही 2 और 3 एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। अब इधर आ जाते हैं, सर इसमें कुछ दिखता है क्या? कुछ दिखता है, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर, इक्विटी प्रोविजन फॉर टैक्स 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 टैक्स, इसमें कुछ है नहीं। एडजस्टमेंट में प्रपोज डिविडेंड दे दिया, 2025 का दे दिया, 2024 का दे दिया, तो आपको पता है अब इसमें से किसको क्या करना है। आपके ना एग्जाम में ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, और यही आप जब आप जाओगे ना अपने बीकॉम के जर्नी में, जब जाते हो आगे सेमेस्टर 2 के अंदर आता है, अभी बच्चों का मैं करवाऊंगा कैश फ्लो, तो 12-12, 15-15 एडजस्टमेंट होते हैं उसमें एक क्वेश्चन में। तो वो पूरा एडजस्टमेंट, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 19 नंबर का, 18 नंबर का, सॉरी, एक क्वेश्चन कितने का आ रहा है 18 का, और आपका आ रहा है 6 नंबर का, तो 6 नंबर के हिसाब से ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं बनेगा आपका।
क्वेश्चन 44 देखते हैं। तो यहां पे देखो क्या कहता है, 10% लोन है। अब भाई यहां पे 25 और 24 में देखो तो 8 लाख से 60,000, 80,000 से 60,000 हो गया, तो इसका मायने क्या है, घट गया। अब इसके बारे में जानकारी है तो जानकारी के हिसाब से करेंगे, और नहीं जानकारी है तो ओपनिंग बैलेंस, सॉरी 60 से 80 हुआ है, 60 से, तो अगर कोई जानकारी नहीं है तो मैंने बोला जब कोई जानकारी ना हो तो इंटरेस्ट तो निकलेगा, लेकिन कौन से बैलेंस पे, ओपनिंग बैलेंस पे, यानी पुराने, इस पे निकाल देंगे सीधा 10%, 6,000। नीचे देखना पड़ेगा कोई जानकारी दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। अब यहां पे कह रहा है एडिशनल लोन जो लिया वो जुलाई को लिया, ये जानकारी मिल गई। तो अब आपको फैक्टर करके निकालना होगा कि कितने टाइम जुलाई के लिए ब्याज बनेगा और जुलाई के बाद कितना बनेगा। समझ में आई बात आपको? तो वो चीजें आपको कैलकुलेट, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यहां पे देखो तो नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2 दे रहा है और दोनों तरफ अमाउंट सेम है। इसके लिए नोट नंबर 2 क्यों दिया है, यहां पे 12% डिबेंचर है, दोनों साइड अमाउंट है, तो इस पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा क्या, हो ही नहीं सकता। कोई अगर बच्चा सोचा सर एडजस्टमेंट तो चेक कर लो, भाई क्या बनाओगे एडजस्टमेंट, कि मैंने कुछ नहीं किया, ये थोड़ी लिखेंगे कि ना लोन लिया ना दिया। तब एडजस्टमेंट नीचे बनता है जब दोनों में अमाउंट क्या हो, दोनों साल में अलग हो, ठीक है ना। तो यहां पे तो सिंपल भाई आप किसी भी अमाउंट पे आप इस पे 4.5 या इस पे निकाल लीजिए। अब आता है करंट मैच्योर डिबेंचर 12%। तो आप ध्यान से देखो तो ये डिबेंचर वो है जो कि मैच्योर्ड है और यहां पे क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब पेमेंट हो गई होगी। अगर 50 पहले था अब 0 हो गया तो पेमेंट हो गई। तो अब पेमेंट कब किया, हम मान के चलते हैं एंड में किया होगा, तो इस पे इंटरेस्ट निकालोगे और नीचे नोट लिखोगे कि हम अजम्पशन ले रहे हैं कि हमने पेमेंट साल के एंड में किया हो, तो इसलिए पूरे साल का ब्याज ले रहे हैं हम। अगर आप बोलते हो नहीं सर इंटरेस्ट का झमेला हटाओ, तो मैं बोलूं एक और अजम्पशन आप ले लो फिर कि हमने पेमेंट साल के शुरू में ही कर दिया है। अगर साल के शुरू में पेमेंट कर दिया तो मैं ब्याज क्यों दूं भाई, और एंड में किया है तो ब्याज देना पड़ेगा। टोटल डिपेंड ऑन यू, आप इसके लिए फ्रीडम हो, आपके पास पूरी आजादी है, नोट देना पड़ेगा लेकिन इसके लिए, समझे बात आप। तो ये हो गया हमारा मैच्योर डिबेंचर। यहां पे बोल भी दिया ऑल्दो कि भाई 12% आपने 25 मार्च को किया था, तब तो अब आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लोगे, नहीं बोलता तो उसकी कोई बात ही नहीं थी। 46वें क्वेश्चन में देखते हैं, फिर से 10% डिबेंचर। अब देखो यहां पे क्या हो गया, हमारा बढ़ गया, तो लोन लिया है। अगर जानकारी नीचे नहीं होगी तो हम तो सीधा भाई 2 लाख पे निकाल के अपना छुट्टी, ठीक है ना। अगर जानकारी होगा तो डेट के हिसाब से, और ज्यादातर जानकारी दे ही देता है। देखो नीचे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर डिबेंचर वर इशूड 31 मार्च 2025 को, ठीक है, तो उस डेट के अकॉर्डिंग कर लेंगे। एंड में हुआ है तो उस डेट के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट वगैरह अभी सोल्ड प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनवाया नहीं है, तो ये तो ऑलमोस्ट देखोगे ना आप सभी क्वेश्चन में ये चीजें आपको देखने को भी मिल जाएगी और उस हिसाब से होगा। तो एडजस्टमेंट जो था, जो अभी मुझे क्वेश्चंस को करूंगा तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमारा कुछ बाकी है, हम पूरा पूरा कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के तो मेरे ख्याल सारे क्वेश्चंस हो गए थे, आई गेस, है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हो गए थे, मतलब जो मेरे ख्याल 19-20 तक कितने थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, वहां तक कर लिए थे। उसमें एक एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन था, वो भी हो गया था। अब मुझे करवाना क्या है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अगली क्लास में इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दोनों ही खत्म होगा एक ही साथ, ठीक है। अगली क्लास में इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग मैं क्वेश्चन सीधा 41 से उठाऊंगा, मतलब बीच के क्वेश्चंस को मैं पहले 41 से लेकर अगर मैं 50 तक करा दूं तो बीच वाले क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो मैं एक ही क्वेश्चन लूंगा जिसके अंदर मैं तीनों एक्टिविटी करके और एंड तक लेके चलूंगा, ताकि हमारा काम बहुत इजीली से समझ में आ जाए। समझ में आ रही बात आपको? तो अब आप पहले ये एडजस्टमेंट नोट करिए कि किस किस तरीके से हमने ये लिखा है। ये हो गया डिविडेंड के केसेस और दूसरा हो गया हमारा किसका, इंटरेस्ट का केस। फटाफट से अब ये नोट कर लीजिए।